ना आप मुझे बताओ भाई 1 से 5 के बीच में बताओ, 1 से 5 के बीच में कोई क्वेश्चन नंबर बताओ। 5 नंबर, ठीक है। पॉसिबल नंबर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आइसोमर आर, ठीक है। देखो 5 नंबर में क्या कह रहा है हमसे, उसने कहा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। आप याद करो ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको पोजिशनल आइसोमेरिज्म में कराया था। जैसे मान लो सपोज करो ब्रोमीन ही लगा देते हैं, ठीक है ना, और मैंने कहा ब्रोमीन लगा देते हैं तो डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब दो ब्रोमीन लगाने हैं, कोई भी दो ग्रुप लगा दो, क्लोरीन ब्रोमीन लगा दो, कोई भी दो ग्रुप। तो आप जानते हैं ऐसे कितने आइसोमर हम बना सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि भाई ऐसे कुल मिला के हम 3 आइसोमर बना सकते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में, कि हम ठीक है ऑर्थो पे रख दें, मेटा पे रख दें और पैरा पे रख दें, यही कर सकते हैं ना। तो भैया आपने पूछा है कि बताओ डाई सब्स्टिट्यूटेड कितने हैं, तो हमने कहा कि भाई 3 हो गए। 4 नंबर में क्या है तो होगा डाईथाइल थायोईथर एंड आइसोप्रोपाइल मिथाइल थायोईथर। डाईथाइल थायोईथर जो है वो ये स्ट्रक्चर है ना, CH3CH2, बीच में सल्फर थायोईथर के लिए आता है CH2CH3, और इधर का आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। तो मैंने कहा अगर हम आइसोप्रोपाइल की बात करेंगे तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल थायोईथर ये स्ट्रक्चर है। अब आप याद करो हम ऐसे एग्जाम्पल पहले पढ़ चुके हैं, और हमने पढ़ा था कि भाई ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं ये किस में आते हैं, मेटामर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं भाई ये हमारे लिए क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। ओके, 5 तक और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मुझे 10 तक बताओ, है ना, 5 के सेट में सॉल्व करते चलते हैं। 6 से लेके 10 तक के बीच में आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाउ मेनी एलिफेटिक। अच्छा मतलब देखो अभी क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने अभी पढ़ाए नहीं, क्योंकि आइसोमेरिज्म अभी पूरा तो हुआ नहीं है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं उन्हें अभी मैं सर्किल करता चलता हूँ, ठीक है ना। तब मैं जब पढ़ा दूंगा तो उसके बाद फिर एक बार सीट पूरा देख लेंगे, तो जो क्वेश्चन उसके बाद भी नहीं होंगे वो मैं डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो जो क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाए उनको मैं सर्किल करता हुआ चलूंगा। जैसे भी क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ है, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, टॉपिक पढ़ाऊंगा बाकायदा, तो उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे, या फिर आप ही कर लो, फिर मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑर्थोक्रिसॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल। देखो 10 वाले की अगर बात की जाए तो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल कराया हुआ है फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, अगर आप देखें तो आपको याद आ जाएगा। ऑर्थोक्रिसॉल हमारे पास में ये है ना, और मैंने कहा जो बेंजाइल अल्कोहल है वो ये है, याद करो। कुछ याद आ रहा है, मैंने बताया था इनॉल एंड फिनॉल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनॉल एंड अल्कोहल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आर फंक्शनल आइसोमर, आपको याद आ जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है हमारे पास में क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर। चलो 11 से लेके 15 तक बताओ, अभी 14 नहीं हो पाएगा, नहीं या 14 हो जाएगा क्योंकि मैं करा चुका हूँ 14 वाला भी। हाँ 11 से लेके मुझे आप 15 तक बताओ पहले, चलो 11 से 15 की रेंज मुझे बताओ। 12, चलिए 12 क्या है, दी फार्मूला C4H8O2 रिप्रेजेंट्स। तो आपको याद होगा हम लोगों ने एक बार डिस्कस की थी कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फार्मूला है, याद आ रहा है, वो CnH2nO2 बताया था मैंने कि किसी कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर इनका फार्मूला इस तरह का होता है। तो आप देखो क्या मतलब CnHnO2 टाइप का है, तो क्या हमारे पास में फॉर्मूला मैच कर रहा है। अगर हम n=4 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, C4H8O2 ये आ जाएगा। तो मैंने कहा ये बेसिकली क्या होगा, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, 16 से लेके 20 की रेंज में बताइए मुझे। 16 से लेके 20 की रेंज में आप मुझे बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं है 16 से 20 की रेंज में, नहीं है। चलो 21 से लेके 25 की रेंज में बताया जाए, 21 से लेके 25 तक की रेंज मुझे बताई जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए
23 में क्या है, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ये एग्जांपल मैंने नोट्स में भी कराया हुआ, अगर आपको याद हो तो। कि मैं अगर 23 वाले क्वेश्चन को देखूं, तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो ये है ना, CH3 CH2 CH2 CN स्ट्रक्चर दिया है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो ये है CH3 CH CH3 और CN। फिर सबसे पहले हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नो डाउट CN के कार्बन से स्टार्टिंग करेंगे, 1 2 3 4 4 कार्बन की है। यहाँ भी CN के ही कार्बन से स्टार्टिंग होगी। आप जानते हैं भाई फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्टिंग करनी है। तो यहाँ 3 कार्बन की है, तो आप कह सकते हो भाई एक में 4 कार्बन एक में 3 कार्बन, मतलब दे आर चेन आइसोमर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट हम आते हैं, अगला मुझे आप बताओ 26 से लेके 30 के बीच में बताओ। 26 से लेके 30 के बीच में बताओ। 26 से लेके 30 के बीच में 30। अच्छा 28 हो सकता है आपने कर लिया हो, लेकिन अभी मैं इस पर सर्किल कर दे रहा हूँ कि 28 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 28 के बारे में मैं बताऊंगा अभी। 30 का है द फिनोमिना इन्वॉल्विंग द माइग्रेशन ऑफ अ प्रोटॉन टू गिव टू स्ट्रक्चरल आइसोमर इन इक्विलिब्रियम इज नॉन एज टॉटोमेरिज्म। प्रोटॉन का मतलब है H+ आयन, ठीक है ना। तो हमने टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन में ये बात पढ़ी है कि भाई जो भी हमारे पास में, ठीक है, H+ आयन को माइग्रेट करने से आइसोमर मिलते हैं, वो टॉटोमर्स होते हैं। चलिए आप मुझे 31 से लेके 35 तक बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 32 का है, इन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ऑफ डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स द इनॉल फॉर्म इज प्रेफर्ड इन कॉन्ट्रास्ट टू द कीटो, दिस इज ड्यू टू दी, ठीक है ना। वो कह रहा है कि एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, तो डाई कार्बोनिल कंपाउंड जैसे हमारे पास में कोई भी अगर है, कोई ओपन चेन हो क्लोज हो, मतलब इस तरह का डाई कार्बोनिल कंपाउंड हम लेते हैं, तो वो रहा है कि उस केस में इनॉल फॉर्म प्रेफर करते हैं, मतलब इनॉल फॉर्म डोमिनेट कर जाती है। तो इनॉल फॉर्म डोमिनेट करने का रीज़न क्या होता है, तो जैसे मान लो हमने इसका एक इनॉल बनाया, इसका इनॉल ये बना, तो बेसिकली होता क्या है कि ये दोनों पाई बॉन्ड्स जो होते हैं ये रेजोनेंस में होते हैं। अब रेजोनेंस आपने थोड़ा बहुत अपने लेवल पर शायद पढ़ाओ ना पढ़ाओ, मतलब हो सकता है स्कूल लेवल पर पढ़ाओ, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा कि रेजोनेंस क्या होता है। तो ये दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में आते हैं, क्यों आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है इनॉल फॉर्म का, इसीलिए क्या होता है जो इनॉल फॉर्म होती है वो ज़्यादा होती है, स्टेबलाइजेशन की वजह से क्या है इनॉल कंटेंट बढ़ जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। चलिए 35 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या बात है, डाउट बड़े कम है तुम लोगों के, हैं तुम लोग इतने होशियार हो गए सच में। चलो अब मुझे 36 से लेके 40 तक बताओ। 36 से लेके 40 के बीच में मुझे बताओ भाई। हाँ भाई, क्या 36 से लेके 40 के बीच में कोई क्वेश्चन नहीं है? बहुत अच्छे। चलो 37 नंबर क्या है देख लेते हैं। 37 है द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक पेयर। देखो एक तो ये हमारे पास स्टीरियो सेंटर है, एक ये स्टीरियो सेंटर है, एक ये स्टीरियो सेंटर, 3 स्टीरियो सेंटर है विद अनसिमेट्रिक एंड्स। तो फॉर्मूला क्या था 2n, तो 2 3 लगा देंगे। तो मैंने कहा उसके इसमें हमारे पास GI कितने होंगे, 8 आ जाएंगे। चलिए 41 से लेके 45 के बीच में बताया जाए। 41 से लेके 45 के बीच में बताया जाए। नो क्वेश्चन। 45 नंबर जीनत 45 क्या है, मीजो टार्टरिक एसिड। याद करो लास्ट लेक्चर में हम लोग मीजो फॉर्म की बात कर रहे थे, और मैंने बताया था कि जो मीजो फॉर्म होती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। उसका रीज़न क्या होता है, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री और मॉलिक्यूलर सिमेट्री, यही तो लिखा था मैंने कि ड्यू टू मॉलिक्यूलर सिमेट्री इट इज़ फाउंड टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। और मैंने बताया था कि हाफ पार्ट का रोटेशन आधे हाफ पार्ट के द्वारा कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ये काम। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैंने कल पढ़ाते टाइम पे इंटरनल कंपेंसेशन कोई वर्ड यूज़ किया था क्या? जब मैं मीजो फॉर्म पढ़ा रहा था, तो क्या मैंने ये भी लिखा था कि मीजो टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन? हाँ ठीक है, मतलब वो लिख दिया तो बढ़िया है ना। तो आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर सिमेट्री की वजह से ऐसा होता है। ओके, चलिए बहुत अच्छे। मुझे बस 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा।
बताओ मुझे, 46 से 50 के बीच में बताओ कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ भाई ठीक है। तो मैंने कहा हमारे पास में मतलब क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकली एक्टिव। तो याद करो जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जस्ट स्टार्टिंग की थी मैंने, तो मैंने कहा था कि मतलब ऐसे कंपाउंड जब क्वेश्चन पूछा जाता तो बस ये देख लेते हैं किसमें कायरल कार्बन है। और मैंने ये भी बताया था कि एक कायरल कार्बन जिसमें होता है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है। तो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 49 में अगर हम देखेंगे तो 49 में पूछा है अमंग द फॉलोइंग कौन कौन से कायरल हैं। तो वही हम देख लेंगे भाई किस किस में क्या है हमारे पास में। ठीक है, कायरल सेंटर है। तो पहले वाले में कायरल कार्बन है और सेकंड वाले में कायरल कार्बन, थर्ड वाले में तो नहीं है। तो हमने कहा कि भाई ये हमारे लिए क्या ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। ठीक, चलिए 50 से लेके 55 के 51 से लेके 55 के बीच में आइए भाई। 52 नंबर, हाँ भाई 52 बस। चलिए 52 क्या है, अमंग दी फॉलोइंग विच वन कुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिकली इनएक्टिव मोनोसैकेराइड हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है 52 बताता हूँ पहले है, हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले पूछा उसने कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, तो मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, पीयूएस को कंटेन करेगा। पहला वाले में पीयूएस नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मैं अगर सेकंड वाले की बात करूँ पीयूएस नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मैं अगर थर्ड वाले की बात करूँ पीयूएस नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछा है तो देखो हमारे पास में इसमें पीयूएस है जो कि सी डबल बॉन्ड ओ से पास कर जाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चाहो तो चेक कर लो कि भाई उसका मोलर वेट जो 150 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, हाउ मैनी असिमेट्रिक कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन। मतलब आपसे पूछा गया कायरल कार्बन एटम कितने कितने होंगे। तो उसके लिए तो सिंपल क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर बना लेने हैं। जैसे 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ये है हमारे पास में। इसमें आप देखो ये भी कायरल सेंटर और ये भी कायरल सेंटर है, तो हमें पता चल गया कि हमारे पास में दो कायरल सेंटर है। मैंने कहा इसमें हम सेकंड वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो सेकंड वाले में हमसे कहा गया 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। तो मैंने कहा ये साइक्लोपेंटीन का स्ट्रक्चर हो गया और 3 मिथाइल, ठीक है ना।
इसमें अगर आप देखोगे तो आपके लिए एक कायरल सेंटर है। तीसरे वाले में उसने कहा कि 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, तो मैंने कहा ये साइक्लोहेक्सीन है, यहाँ पे लगा दो, तो देखो ये कायरल सेंटर। तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताने थे कि किसमें कितने कितने कायरल सेंटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 से 57 से लेके और 60 तक बताओ, है ना। 57 अभी चाहो तो छोड़ दो, मैं कल फॉर्मूला बता दूंगा 57 के लिए नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर का, तो उससे कैलकुलेट कर देंगे इसको 57 वाले को। अभी फॉर्मूला मैंने बताया नहीं ऑप्टिकल आइसोमर वाला। बाकी बताओ 60 तक और कोई बताओ। 57 अभी रुक जाते हैं ना, 60 तक बताओ कोई और क्वेश्चन। 60 वाला नंबर ऑफ ऑप्टिकल, 60 भी छोड़ दो, तो 60 वाला ये फॉर्मूला बेसिकली कल मैं लिख दूंगा, तो वो फॉर्मूला ही आप टिक कर लोगे कि भाई फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर का। तो 60 वाले क्यों भी रुक जाते हैं। चलो 61 से लेके 65 तक बताओ, 61 से लेके 65 तक बताओ। 62, 64 एंड 65। 62 मीजो फॉर्म ऑफ टार्ट्रिक एसिड। आपको मालूम है जो मीजो फॉर्म है ना, मैंने कल आपसे एक बार डिस्कस की थी, हालांकि मैं मीजो टार्ट्रिक एसिड को पूरा ही डिस्कस करूंगा आगे चल के, बट मैंने इतना तो आपको बता ही दिया था कि जो मीजो टार्ट्रिक एसिड होता है, जो मीजो होता है, मीजो फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ना तो ये आप कह सकते हैं कि भाई हमारे लिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकती है ना लीवो रोटेटरी, ठीक है ना। तो मैंने कहा नाइदर लीवो नॉट डेक्स्ट्रो, और रीजन क्या था, ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। 64 क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसमिंग मिक्सचर, है ना। रेसमिंग मिक्सचर क्या है हम डिस्कस करेंगे, और ठीक है इसके सेपरेशन की प्रोसेस के लिए रिजोल्यूशन वर्ड यूज होता है। ऑप्टिकल रिजोल्यूशन लिखाया था ना मैंने कि एनिसोमेरिक मिक्सचर को जो है वो हम जो है ऑप्टिकल रिजोल्यूशन से सेपरेट करते हैं। तो एनिसोमेरिक मिक्सचर का दूसरा नाम रेसमिंग मिक्सचर होता है। हम डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन है इसका। अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अभी बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो वैसे तो मतलब सिंपल था ही वही जो मैंने ऑप्टिकल रिजोल्यूशन लिखाया था, है ना। और फिर भी मैंने कहा मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप देख के टिक कर दोगे, फिर आपको परेशानी होनी ही नहीं है। 64 तक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 66 से लेके बताओ 70 तक, 66 से लेके 70 तक बताओ। अच्छा अभी एक सेकंड, 66 ये नहीं होंगे अभी आपसे शायद, ये क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये अलग आइसोमेरिज्म है ये बेसिकली, है ना। ये पूरी आइसोमेरिज्म ही अलग है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म करने के बाद हम इस आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करेंगे कन्फर्मर्स को। जो आप में से ओल्ड वाले बच्चे हैं उन्हें मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया भी था क्लास के लेक्चर्स में, है ना। मुझे याद नहीं है मैंने कितना पढ़ा दिया था, लेकिन मैं भी दोबारा पढ़ा दूंगा कम्प्लीटली, ताकि सभी लोगों को मतलब पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 70 तक छोड़ दो, तो वो सारे क्वेश्चन जो वो बेसिकली उसी पार्ट के। चलिए सेकंड वाली सीट पे आते हैं। 1 से लेके 5 तक बताइए मुझे। मास भाई 65 नंबर बताना था क्या। अच्छा 65 नंबर क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। मुझसे कहा गया क्या, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है, C4H10O। और मैंने कहा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, कायरल सेंटर चेक कर ले हम। अब देखो इन चारों ऑप्शन में स्ट्रक्चर बना के चेक करोगे कि किस में कायरल सेंटर है ना। तो फोर्थ वाले में कायरल सेंटर है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। चलिए इधर 1 से 5 तक मुझे बताया जाए। 1 से 5 के बीच में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एनी असिमेट्रिक कार्बन बट कैन शो एनेंशियोमेरिज्म, ठीक है ना। मतलब वो कह रहा है कि उसमें जो है वो कोई भी हमारे पास में कायरल कार्बन नहीं है, बट स्टिल इट कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एनेंशियो आइसोमेरिज्म मतलब एनेंशियोमर, एनेंशियोमर मतलब ऑप्टिकल आइसोमर। तो उसने कहा कि 2,3 पेंटाडाइइन, तो मैं अगर 2,3 पेंटाडाइइन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये आएगा। आई थिंक आपको अब याद आ जाएगा, ठीक है ना। याद आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, ये मेरे लिए क्या है बेसिकली एक एनुलिन, है ना। हमने जो सॉरी क्यूमिलीन, मैंने कहा अगर ये हमारे लिए क्यूमिलीन है, तो क्यूमिलीन में कंडीशन यही थी कि अगर इवन वाला है ना, तो एक्सप्रेस करेगा। तो ये इवन क्यूमिलीन है इसीलिए एक्सप्रेस करेगा, जबकि कोई कायरल सेंटर नहीं है। ओके
चलिए 2 के बाद 4, 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ई कॉन्फ़िगरेशन, तो चेक कर लें ई वाले में अपोजिट होंगे। चलो जैसे यहाँ COH को 1 नंबर मिलेगा और इसे 2 नंबर मिलेगा, यहाँ CH3 को 1 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, तो वो सेम प्रायोरिटी को अपोजिट साइड में ई हो गया। बाकी में मैं चेक करके बताऊँ या कर लोगे? बाकी में तो देख लोगे ना। चलिए फिफ्थ वाला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लेड टू मैक्सिमम इनोलाइजेशन, वो अगर है किस केस में इनोलाइजेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर फोर्थ वाले केस को आप मेमोराइज करो जो कि मैंने क्लास में कराया हुआ है, तो मैंने बताया था कि जब हम इसका इनॉल फॉर्म बनाएंगे तो वो फिनॉल बनेगा, है ना। और आप जानते हैं ये फिनॉल बनेगा तो क्या होगा, ड्यू टू एरोमेटिसिटी ये ऑलमोस्ट 100% होगा हमारे लिए, तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई इसमें इनोलाइजेशन सबसे ज़्यादा दिखेगा। ओके, चलिए 5 से 10 तक बताइए मुझे, 6 से 10 तक, जिसमें 9 छोड़ देना है, 9 वाला भी नहीं पढ़ाया मैंने। 6 और 7, चलो देखते हैं दोनों को। 6 7 6 7, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन हो वो हमें बताना है ना। तो देखो एसिडिक हाइड्रोजन क्या था, याद करो मैंने आपसे बताया कि जब C डबल बॉन्ड O ग्रुप आता है, तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप आता था, उसके बीच में CH2 आया, फिर C डबल बॉन्ड O आया। तो CH2 मैंने याद है एक बताया था कि ये ग्रुप क्या है, एक्टिव मिथाइलिन कहलाता है ना। और एक्टिव मिथाइलिन मैंने कहा ग्रुप होने की वजह से हम ये कह सकते हैं भाई कि 2 C डबल बॉन्ड O थे, तो C डबल बॉन्ड O अगर बढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप अगर फोर्थ वाले ऑप्शन में देखेंगे तो एक C डबल बॉन्ड O ये है, एक C डबल बॉन्ड O, एक C डबल बॉन्ड ये, तो आप ये कह सकते हैं भाई ये वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला हाइड्रोजन क्या सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे आगे चल के, तो उसमें C डबल बॉन्ड O जो होता है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप होता है, तो जितने ज़्यादा मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप होते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है, ठीक। चलिए 6 7, 7 नंबर क्या है हमजा भाई, वो पूछा है कि सर D और L फॉर्म पूछ रहा है ना। तो देखो ये कैपिटल D और कैपिटल L मैं पढ़ाऊंगा, वैसे तो ये है कि मतलब आपके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि R वाला जो फॉर्म होता है वो कैपिटल D होता है, और S वाला जो फॉर्म होता है वो कैपिटल L होता है। आप किसको इस क्वेश्चन को चाहो तो यहाँ से सॉल्व कर लेना। बाकी मैंने कहा कि मैं अभी कैपिटल D कैपिटल L के बारे में डिस्कस करूंगा, मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, R आ रहा है तो मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं ये तो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, R वाला D होता है और L वाला S होता है। देख लेते हैं ना, NH2 को 1 नंबर मिलेगा, COH को 2 नंबर मिलेगा, इसे 3 मिलेगा और इसे 4 मिलेगा। मैं अगर 1 से 2, 2 से 3 रोटेट करा देता हूँ, रोटेशन हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन लीस्ट प्रायर ग्रुप बॉन्ड लाइन पे है ना, तो पहले तो इवन एक्सचेंज करना पड़ेगा इसमें, समझ रहे हो। लीस्ट प्रायर ग्रुप जो है वो बॉन्ड लाइन पे है, तो ऐसे डायरेक्टली तो बता नहीं पाएंगे, तो इवन एक्सचेंजिंग करनी पड़ेगी पहले। जैसे ये हमारे लिए 2, ये 4, ये 3 और ये 1, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं 4 और 1 को एक्सचेंज कर देते हैं, तो मैंने कहा 4 और 1 को करेंगे तो 4 यहाँ पहुँचेगा, 1 यहाँ पहुँचेगा। 3 और 2 को एक्सचेंज कर देते हैं, 3 यहाँ 2 यहाँ, अब रोटेट करा देते हैं 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एस हो गया, एस हो गया, तो एफ। क्वेश्चन नंबर 8, 8 क्या हमसे पूछा गया है कि भाई इसका IUPAC नेम बताओ, है ना। तो मैंने कहा IUPAC नेम की अगर बात करेंगे तो पहले ई और जेड चेक करेंगे, तो इस डबल बॉन्ड के अबाउट में देखेंगे हम। तो मैंने कहा इस डबल बॉन्ड के अबाउट अगर हम चेक करेंगे तो हम ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में मिथाइल और इधर C डबल बॉन्ड हो, तो नो डाउट ये वाला ग्रुप ज़्यादा प्रायर है, इसको 1 नंबर मिला, इसे 2 नंबर मिल गया। इधर हम देखेंगे तो नो डाउट इसे 1 नंबर मिलेगा और इसे 2 नंबर मिलेगा, तो फॉर्म तो कौन सी होगी भाई, Z। अब हमें मालूम है कि भाई नंबरिंग करेंगे तो इधर से करेंगे क्योंकि इधर डबल बॉन्ड हो है, तो अगर ऐसा है तो हमारे पास में ठीक है CH2, तो इसमें 2 कार्बन है तो 1 2 यही हो जाएगा। उसके बाद में इसे 3 मिलेगा, इसे 4 मिलेगा, इसे 5, इसे 6, इसे 7 और इसे 8 मिलेगा। अब हम देख लेते हैं, ठीक है ना। इधर से 3 नंबर मिला, इधर से 1 2 3 4 5 नहीं लिया, तो Z हो गया। बाकी 4 नंबर पे मिथाइल है और 6 नंबर पे मिथाइल है, तो 4 6 डाई मिथाइल ऑक्ट, 4 पे डबल बॉन्ड इसलिए 4 इन, 3 पे डबल बॉन्ड O है इसलिए ऑक्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा Z
और ये वाला पार्ट आ गया। ओके, ये सीट ऊपर नीचे कैसे अरेंज हो गई यार, गोले ऊपर नीचे चले गए इसके। वो मैंने नंबरिंग हटा दिया, क्या कर लोगे, 2 यहाँ तक हो जाएगी, फिर कर दे रहा हूँ। चलो 3 4 5 6 7 8, बाकी तो आप समझिए गए कि भाई ऐसे लिख दिया जाएगा। चलिए 10 नंबर भी पूछा है। हाँ, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। चलो मैंने कहा देखो, एक तो ये है, सबसे पहली बात है कि एल्डिहाइड ग्रुप से स्टार्टिंग होनी है ना, 1 नंबर इसी को मिलना है, 2 इसे मिलना है, 3 इसे, 4 5 और 6 ये होगा। तो वो तो हम लिख ही देंगे, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, ठीक है ना। और उसके बाद में 4 इन मतलब 4 हेक्सिनल, यहाँ तक आ जाएगा हमारे पास में। ये बेसिकली जो है ये सेकंड नंबर यहीं तक का है, तो ये आ गया। अब बची बात बस ये आर और जेड वाली, बाकी तो सब देख ही लेंगे। तो अगर हम ई एन जेड में देखेंगे तो हमें मालूम है भाई मिथाइल इधर है और ब्रोमीन भी इधर है, तो ये वाला फॉर्म कैसा हो गया, जेड भाई, मोर प्रायर ग्रुप सेम साइड में देते हैं। अब मैंने कहा हम अगर देखें हमारे पास में आर वाला फॉर्म, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल वही अपना सी आई पी रूल लगा देंगे। तो हमें मालूम है भाई इस कार्बन से जुड़ा हुआ हम देख रहे हैं, तो मैंने कहा इस कार्बन से अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन को 1 नंबर मिलेगा। अगर मैंने कहा हम इधर देखेंगे तो एल्डिहाइड को आई थिंक मेरे हिसाब से 2 मिलेगा, इसे 3 और इसे 4 मिलेगा। रोटेट करा दें, मैंने कहा अगर हमने रोटेट कराया तो 1 से 2, 2 से 3 रोटेट करा देते हैं। रोटेशन कैसा है हमारे पास में, एंटी क्लॉकवाइज है। और अच्छा एक लेकिन मसला ये भी है कि फोर्थ वाला जो है वो हमारे पास में ब्रोकन वेज पे आ रहा है, ब्रोकन वेज पे आ रहा है, तो इवन एक्सचेंज कर लें। मैंने कहा ये जो है बेसिकली इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ 4 नंबर है, आई थिंक ये 3 और ये 1 है ना, 1 और मैं 4 को 2 और 4 को एक्सचेंज कर दूँ अगर, तो मैंने कहा 2 और 4 को एक्सचेंज कर दूँ तो 4 यहाँ 2 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ 1 यहाँ। अब मैं अगर 1 से 2, 2 से 3 रोटेट करा दूँ, रोटेशन कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। और हम जानते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए फॉर्म कैसा होता है, आर, तो वो आ जाएगा 2r, और बाकी आप जानते हो क्या हो जाएगा। चलिए 11 से लेके 15 तक मुझे बताया जाए। 11 का सी ऑप्शन, हाँ मैं सी ऑप्शन डिस्कस कर देता हूँ 11 का। बाकी बताओ 11 से 15 तक के बारे में, 15 नंबर बताना है और बताओ। चलो 15 नंबर तो अभी होल्ड पर जाएगा, 11 बता देता हूँ। उसने कहा विच इज अ पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। थर्ड वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पेयर नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताऊँ। यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रोमीन जो जुड़ा है वो पहले और दूसरे कार्बन पे जुड़ा है, यहाँ पे जो ब्रोमीन जुड़ा है वो क्या पहले और तीसरे पे, क्या इनके आईपीसी नेम सेम आएंगे, नहीं, है ना। और हम जानते हैं कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर के या ऑप्टिकल आइसोमर के लिए तो आईपीसी नेम सेम होते हैं। समझ गए मेरी बात को, क्यों मास भाई, समझ गए कि ये जीआई क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। बेसिकली दे आर नॉट स्टीरियो आइसोमर, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक। 15 नंबर जो है वो पूछा नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, मतलब ये ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल। तो बस कल तक वेट कर लो, मोस्ट प्रॉब्लली मैं कल फॉर्मूला लिखा दूंगा इसका। वैसे 2 की पावर n होता है, n इज द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, तो इसमें एक कायरल सेंटर है और 2 ऐसे वाले सेंटर हैं, तो 3 हो गए, तो 2 की पावर 3 8 आंसर आता है। मैं बताऊंगा फॉर्मूला। चलो 16 से लेके 20 तक देखा जाए एक बार। 16 से लेके 20 तक, 16 से लेके 20 तक बताओ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए 17 18 20 देख लेते हैं अभी कौन कौन से हम कर सकते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव 17, वरुण भाई रुक जाओ कल तक के लिए, है ना, अली भाई। और क्वेश्चन नंबर 18, 18 अभी होल्ड पर रखना है, अभी नहीं डिस्कस कर पाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20, 20 का है विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, वो कह रहा है कौन कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो देखो इसमें पीओएस है, मैंने आपसे कहा था अगर बाईफिनाइल है और अगर एक भी रिंग में पीओएस आ जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, तो ये हो गया हमारे पास में ऑप्टिकली इनएक्टिव।
इसके बाद बी वाला केस अभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बी वाले को हम अभी होल्ड पे रखेंगे क्योंकि बी वाला कन्वर्जन होता है। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा उसको, नो डाउट आइसोमेरिज्म खत्म होगा। तो ये मत सोचना कि मतलब क्वेश्चन आ जा रहा है इसलिए कह दे रहे हैं मैं पढ़ाऊंगा। आप जानते हैं मैं इन मामलों में ईमानदार आदमी हूँ, तो मैं पढ़ाऊंगा ये सब। जब इनफैक्ट मैं आइसोमेरिज्म खत्म करूंगा तो आप देखना कि ये सारे क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं करा दिए होंगे आपको। फिर सी वाला हम देखेंगे तो नो डाउट सी तो जीआई वाला पार्ट है, ओआई वैसे ही नहीं हो सकता है ना, सी भी आ जाएगा इस कैटेगरी में। डी डी हम जानते हैं ओआई की कोई मतलब इसमें वजह ही नहीं है। बाकी हाँ ये ई वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, इवन स्पायरिन का केस। तो ए सी डी तो तीनों हम पहले पढ़ चुके हैं। बी वाला एग्जाम्पल हमने अभी नहीं पढ़ा है तो वो हम पढ़ेंगे बाद में जाके, हम डिस्कस करेंगे जरूर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके, अब वॉइस ठीक आ रही हार्दिक भाई? क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, मैं देख लेता हूँ कि हम अभी कैपेबल हैं उसके। हाँ, करना चाहिए हमें। तो मैंने कहा 25 में जो है नो डाउट नंबरिंग तो यहीं से होनी है, एस्टर ग्रुप यहाँ पे, इसलिए इसको 1 नंबर मिलेगा, इसे 2 नंबर मिलेगा, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6 और इसे 7, ये होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, हमारे पास में अगर हम देखेंगे तो सेकंड कार्बन पे मिथाइल है, तो मिथाइल 2 है ना, मतलब एक तो इसके लिए मिथाइल आना ही आना, ये तो लिखना ही हमें मालूम है, सबसे पहले लिखना होता है। तो मिथाइल 2 मिथाइल 7 कार्बन इसलिए हेप्टा, और डाई इन मतलब हेप्टा, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे 1 और 5 पे, तो उसने मतलब सॉरी 2 और 5 पे, तो 2 और 5 यहाँ ई और जेड में लिखा और वही उसके लिए रिप्रेजेंट भी कर दिया है, डाई इन OH लगा दिए तो हो गया, बस जेड और ई बचा बस खाली, वो देख लेंगे। तो मैंने कहा अगर मैं मान लो इस वाले डबल बॉन्ड के अबाउट चेक करूँ, तो आप जानते हैं इस वाले डबल बॉन्ड के अबाउट में भाई यहाँ पे मोर ट्राई ग्रुप CH3 है और मोर ट्राई ग्रुप ये है, तो ये दोनों है ना, सॉरी मोर ट्राई ग्रुप यहाँ पे ये है, तो ये वाला फॉर्म तो हो गया मेरे पास में E5 वाला। अब इसको देखते हैं हम सेकंड वाले को, तो यहाँ पे हमें मालूम है कि भाई जो भी हमारे पास में, ठीक है, मोर प्रायर एस्टर ग्रुप है, और मैंने कहा हमारे पास में मोर प्रायर जो हमारे पास में क्या है, ये है, ठीक है। तो यार इसने कैसे दिखाया ये स्ट्रक्चर में, एच और ये सेम साइड में है ना, एच को ऊपर दिखा रहा है ये, और CH3 नीचे दिखा रहा है, एस्टर को 1 नंबर मिलेगा, इधर इसे 1 नंबर मिलेगा, तो दोनों अपोजिट हो गए। सेकंड वाला भी ई फॉर्म है भाई साहब, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो फिर मुझे दोनों ई लग रहा है, अगर किसी को कोई तरीके से जेड लग रहा है तो मुझे बताओ। और मेरे हिसाब से तो ई है क्योंकि ये इधर 1 है और ये इधर ही है, रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऐसा ही है, ई होगा मेरे हिसाब से, है ना, मेरे अकॉर्डिंग 1 होना चाहिए इसका आंसर। बाकी मैं और वेरीफाई कर लूँगा, सीट में आंसर क्या दिया उससे भी वेरीफाई कर लूँगा। हाँ भाई चलो, क्वेश्चन नंबर 26 से लेके और मुझे आप बताओगे 30 तक, जिसमें अभी 27 नहीं बताओगे बस, तो 27 अभी मैंने बताया नहीं है आपको, और बाकी मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आपने बाकी सब कर लेने हैं। चलो बताओ मुझे, सी से 4 ग्रुप नहीं करेक्ट हो रहे, कार्बन से 4 ग्रुप, कौन से वाले में? चलो क्वेश्चन नंबर 25 में, नहीं तो वो R&S नहीं निकाले ना हम, तो ई और जेड निकाले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में निकालते थे, वो वाला कॉन्सेप्ट है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो हम निकालते थे आर और एस वाला नहीं, ये मतलब ई और जेड वाला कॉन्सेप्ट है, आर और एस के लिए 4 चाहिए होते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30, ये दो बताने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 26 वाला तो आपने देख ही लिया है। 29, द पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो ये वही R&S से चेक करने होंगे, है ना। तो मैंने कहा इस वाले में हम R&S निकालेंगे तो OH को 1 नंबर मिलेगा, इसे 2 नंबर मिलेगा, मिथाइल को 3 मिलेगा और इसे 4 मिलेगा। चलो 1 से 2, 2 से 3 रोटेट करा देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और आप जानते हैं एस फॉर्म हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे OH को 1 नंबर मिलेगा, इसे 2 मिलेगा, इसे 3 और इसे 4 मिलेगा। 1 से 2, 2 से 3 रोटेट करा देंगे, रोटेशन क्लॉकवाइज है तो एस हो जाएगा। ये तो दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन में आ गए।
अगर दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन में देन दे आर सेम मॉलिक्यूल। CH2 CH3, ये मेरा इसको 1 दिया, इसके 2, इसे 3, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, S हो गया। इसमें हम देखेंगे तो इसको 1 नंबर मिलेगा, इसे 2, इसे 3, रोटेशन क्लॉकवाइज है, R होना चाहिए, लेकिन लीस्ट प्रायर ग्रुप नहीं, दे आर सेम मॉलिक्यूल। इसका आंसर आप करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 का 29 इज सेम मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या है वो देखते हैं। इन अ प्लेन clockwise rotation of the projection formula A of a compound by 90 and 180 degree yields the projection formula B and C respectively, जो भी एक है, which of the following statement is not correct about ABC। तो देखो ये वही आर एंड एस पे बेस्ड आते भाई, है ना। तो आर एंड एस चेक कर लेते हैं। ओ एच को इसे 1 नंबर मिलेगा, एल्डिहाइड को 2 मिलेगा, इसे 3 और इसे 4। आप 1 से 2, 2 से 3 रोटेट करा दो। आप देख रहे हो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो इसीलिए आर हो जाएगा ये वाला। इसमें हम चेक करेंगे तो ओ एच को 1 नंबर मिलेगा, एल्डिहाइड को 2 नंबर मिलेगा, इसे 3 और इसे 4 मिलेगा। 1 से 2, 2 से 3 रोटेट करा दिया, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसी हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे हमारे पास में जो है, क्या मैंने सही लिखा है, 1 नंबर ओ एच को मिला, 2 एल्डिहाइड को, 3 इसे 4 इसे, 1 से 2, 2 से 3 रोटेट करा दिए, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, लीस्ट प्रायर ग्रुप टॉप पे, एस फॉर्म हो गया। इस वाले में हम देखेंगे तो इसे 1 नंबर मिलेगा, इसे 2 मिलेगा, इसे 3 और इसे 4 मिलेगा। मैं 1 से 2, 2 से 3 रोटेट करा देता हूँ। 26 भी बताएंगे, ठीक है ना। मैंने कहा इसे हम रोटेट कराते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज तो ये आर हो गया। अब देख लेंगे, उसने कहा ए एंड बी आर एनेंशियोमर, तो ये बात ठीक है भाई, ठीक है ना। तो भाई उसने सही कहा, उसने पूछा नॉट करेक्ट पूछा हमसे। फिर कहता है ए एंड सी आर आइडेंटिकल, तो हमें मालूम है दोनों का फॉर्म आर आर है, तो आइडेंटिकल भी है। बी और सी, तो बी आर एंड एस एनेंशियोमर है, वो अगर ए एंड सी आर एनेंशियोमर तो वो गलत बात है। 26 था आई ब्रूफेन ऑफ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैन गिव। तो मैंने कहा देखो इसमें क्या है हमजा भाई, इसमें ये है कि अगर हम इसमें चेक करें तो ये वाला कार्बन कायरल है, और हम जानते हैं जो कायरल कार्बन एक रखता है वो कैसा होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्सप्रेस करता है, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 35 तक मुझे बताया जाए भाई, इस सीट में कितना है। क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 35 तक। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, है ना, C3 कार्बन इज कायरल कार्बन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये इधर रखे हमें, ओके। चलिए हाँ भाई 31 अभी मैं जो है कल एक टर्म डिस्कस करूंगा आप लोगों को, कल पढ़ाऊंगा मैं प्रो कायरल कार्बन, या अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा, कल अगर आप आए तो कल पढ़ा दूंगा। ये बेसिकली उसका पार्ट है, ये स्ट्रक्चर बना के मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है ना, वो जो भी है मतलब वो लिखा हुआ है कि टंग ऑयल कंटेन्स ना एलिस्टेरिक एसिड टू फॉर्म ग्लिसराइड, द आईपीसी नेम ऑफ द एसिड इज 9, ठीक है ना, Z11E13E ऑक्टा ट्राई इनोइक एसिड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्टली रिप्रेजेंट द फार्मूला। तो ये कह रहा है कि जैसे मान लो ये 1 नंबर है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, 12, है ना, आगे बढ़ जाना है वैसे पूरा आगे तक चलते रहो। तो इसमें 9 नंबर वाले में देखोगे तो मैंने कहा जो 9 वाला फॉर्म है वो जेड हो जाएगा सेम साइड में। 11 वाला अगर हम देखेंगे तो उसमें मोर प्रायर ग्रुप, मैंने कहा एक तो नीचे भाई 11 वाला स्ट्रक्चर ऐसे है ना ये वाला, तो मैंने कहा एक मोर प्रायर ग्रुप मान लो यहाँ पे, दूसरा मोर प्रायर ग्रुप यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ई हो जाएगा। ऐसे 13 वाला ई हो जाएगा, समझ गए। तो उस हिसाब से बाकी चीज़ों को मैच करा लेना जो नेम से मैच कर रहे हैं। हाँ भाई बाकी 35 तक और कोई नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बताओ, 36 से लेके 40 तक बताओ।
36 से लेके 40 तक, 36 और 39। चलो मैं बता रहा हूँ 36 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट थ्रियो स्टीरियो आइसोमर। तो हमने देखा था कि थ्रियो वाले में क्या होता है, एक जैसे ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं। देखो जैसे ब्रोमीन ब्रोमीन अपोजिट साइड में है, तो हमने कहा ये क्या होगा हमारे लिए थ्रियो स्टीरियो आइसोमर, ठीक है ना। हो सकता है सहरान भाई आपको लग रहा होगा हम 40 नंबर को क्यों नहीं कह रहे हैं। 40 नंबर को इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये वाला कार्बन जो है कायरल नहीं है, ये बस खाली दिखा दिया है आपको धोखा देने के लिए। सहरान भाई समझ रहे हो ना कि ये कायरल नहीं है, ठीक है, तो बस दो एच एक ही पे दिखा दी उसने ताकि आपको धोखा दिया जा सके, इसलिए आंसर थर्ड है उसका। 36 नंबर हो गया। 37 नंबर, हाउ मैनी मीजो आइसोमर, अच्छा मीजो वाले हैं, ठीक है रुक जाओ। उसके बाद में क्या है क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या है, अच्छा ये भी ऑप्टिकल आइसोमर की कैलकुलेशन वाले हैं कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, अभी रुकते हैं उसके लिए भी। चलो 39 हो गया। 40, 40 किसने पूछा है नहीं बस। चलो 41 से 45 तक बताओ। तो टाइम है, कर लेते हैं इसको, सीट को ख़त्म कर देते हैं सेकंड वाले को कम से कम। 41 नंबर माज भाई, 41 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट रिप्रेजेंट आइसोमर वगैरह, कौन से पेयर जो है वो आइसोमर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड में देखें तो आइसोमर है ना, वो जिस भी बेसिस पे देखेंगे आपको पोजिशनल फॉर्म में दिख जाएगा डबल बॉन्ड के बेसिस पे। सेकंड और हम लोग सेकंड वाले में देखेंगे तो फंक्शनल आइसोमर दिख जाएंगे। थर्ड वाले में आप देखेंगे वो भी आपको फंक्शनल आइसोमर दिख जाएंगे। अगर आप फोर्थ वाले केस को कंसिडर करें तो फोर्थ वाले केस में आप देखेंगे दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, सेम मॉलिक्यूल है, बस बना अलग अलग दिया है, एक को उल्टा मुंह करके बना दिया है, एक को सीधा मुंह करके बना दिया है, तो दे आर नॉट आइसोमर, दे आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 43, द नंबर ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल, अच्छा अभी ये भी हमें बचा के रखना है, चलो है ना। और 44 में से हो जाएगा, मैंने 44 वाला एग्जाम्पल तो करा ही दिया है। हाँ भाई 45 तक हो गया। चलो 46 से 50 तक के बीच में बताओ मुझे, 46 से 50 तक। 43 नंबर, 43 नंबर क्या है भाई, 43 मतलब मैं बताऊँगा डिस्कस करूँगा उसे, है ना। हाँ 49 और 46, 46 और 49, 46 49 50। चलो देखते हैं। आईपीएसी नेम पूछा है ना, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड इज मोर प्रायर, तो इसलिए इधर से होगी 1 2। जैसे डबल बॉन्ड का लोकेंट का सम सेम आ रहा है क्या, इधर से भी 1 2 मिलेगा, इधर से भी 2 नंबर मिलेगा। ओके देखो डबल बॉन्ड को दोनों साइड से 2 नंबर मिलेगा, तो हमें ब्रोमीन की तरफ से नंबरिंग करनी चाहिए ताकि ब्रोमीन को भी कम नंबर मिल जाए, दोनों को फायदे उठाने चाहिए ना एक साथ ही। ये देख रहे हैं डबल बॉन्ड के लोकेंट का सम सेम आ रहा है दोनों साइड से, इधर से 2 और 5 7, इधर से कर दे 1 2 3 4 5 7, हाँ इधर से कर दिया तो 1 ब्रोमो हो जाएगा। अब यही है भाई, इसमें 5 वाला जो है हमारे पास में, ये तो जेड देख ले रहे हो, और ये हमारे पास में ई है, ये देख रहे हो ना, मतलब ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, तो इधर एक मोर प्रायर इधर, एक मोर प्रायर इधर, अपोजिट हो गए। चलिए इसके बाद में 46 के बाद में पूछा है आप लोगों ने मुझसे 49 नंबर, 49 नंबर पे आ जाते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग, ठीक है, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो अगर है कि जो है एनेंशियोमर्स रिएक्ट विद गिवन कायरल रिएजेंट एट डिफरेंट रेट्स, ये बात ठीक है, एनेंशियोमर जो है किसी कायरल रिएक्शन रिएजेंट के साथ अलग अलग रिएक्ट करते हैं। डायस्ट्रोमर रिएक्ट विद अ कायरल रिएजेंट एट डिफरेंट रेट, ठीक है। एनेंशियोमर रिएक्ट विद अ गिवन अ कायरल रिएजेंट एट सेम रेट, अकायरल रिएजेंट के साथ सेम से रिएक्ट करते हैं, ये भी ठीक है। एनेंशियोमर रिएक्ट विद अ गिवन कायरल सेंटर एट सेम रेट, नहीं दोनों क्या होते हैं अलग अलग रेट से रिएक्ट करते हैं। जब एनेंशियोमर को किसी कायरल रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं तो अलग अलग होते हैं, है ना। हम इसे और कहाँ डिस्कस करेंगे, हम लोग जो है वो ऑप्टिकल रिजोल्यूशन पढ़ेंगे पूरा, वहाँ पे इस चीज़ को हम लोग डिस्कस भी करेंगे। शायद मैंने पॉइंट नोट भी कराया होगा ना कि हम लोग कायर एनेंशियोमर जो अलग अलग रिएक्ट करते हैं। चलिए बाकी 50 नंबर, तो 50 नंबर जो है हमारे पास में ये वही आर एंड एस फॉर्म है, ठीक है। तो पहले आर एंड एस चेक करते हैं इनके लिए। तो मैंने कहा अगर हम आर एंड एस फॉर्म चेक करेंगे तो ओ एच को 1 नंबर मिलेगा, इस कार्बन को 2 नंबर मिलेगा, मिथाइल को 3 मिलेगा और हाइड्रोजन को 4 मिलेगा, ठीक। अब अगर मैंने कहा ऐसा है हमारे पास में, तो हम कह सकते हैं भाई 1 से 2 2 से 3 चलते हैं क्लॉकवाइज, तो इसका फॉर्म तो हो गया आर,
मैंने कहा ऊपर वाले के लिए हम चेक करेंगे तो हमें मालूम है ब्रोमीन को 1 नंबर मिलेगा, नो डाउट इस वाले कार्बन को 2 मिलेगा, मिथाइल को 3 और हाइड्रोजन को 4 मिलेगा। 1 से 2, 2 से 3 रोटेट करा देंगे क्लॉकवाइज एंड ठीक है, एस हो जाएगा क्योंकि लीस्ट प्रायर ग्रुप इस बार सॉलिड वेस्ट पे। तो अब आप कह सकते हैं भाई हमारे पास में 2R 3S हो जाएगा। बाकी आप देख ही लोगे, OH को नो डाउट नंबरिंग इधर से ही करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि OH को हमें प्रेफरेंस देनी है, तो 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो 51 से 55 तक बताओ मुझे। 51 से 55 तक बताओ। 51 से 55 की रेंज में क्या कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए अच्छी बात है ये तो भाई। 56 से 60 तक बताओ। ये ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, शायद 72 क्वेश्चन है तो अभी निपटाई दे रहे हैं फिर। हाँ भाई, मैंने कहा कि मुझे 56 से लेके 60 की रेंज में बताओ। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो, या आपने किए नहीं है? हाँ चलो बढ़िया। ये 60 नंबर तो आप मुझे पूछ नहीं रहे हो, जबकि आपको मालूम है ये आपसे होगा ही नहीं अभी। करना है ना, क्वेश्चंस करने, क्वेश्चन फटाफट से सारे क्वेश्चन कर लेना। करना क्या है, पूरे दिन बैठ के क्वेश्चन ही तो करने हैं बस खाली। अगर मान लो हमारे पास में इतना टाइम होने के बाद भी मान लो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ये तो बड़ी खराब बात है ना। हम फिर क्वेश्चन करेंगे कब? हम्म कोई नहीं, अब सेकंड तो मतलब मैं खत्म कर ही दूंगा आज। चलो 60 और 61 अभी छोड़ देते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमरेजन का क्वेश्चन है। 63 भी, 65 तक बताओ कोई क्वेश्चन है तो। 65 तक बताओ कोई क्वेश्चन है तो। 65 अली भाई देखो आपसे पूछा है ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ठीक है। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव की अगर बात की जाए तो देख लेते हैं। मैंने कहा कि भाई देख लो, ये रहा फोर्थ वाला डाइफिनाइल का सिस्टम, खूब पढ़ा है मैंने। इसमें क्या है, पीओएस है। मैंने आपसे कहा अगर एक में भी पीओएस आ जाएगी तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यही तो था। क्यों था भाई, याद करो। चलो 66 से लेके बताओ 70 तक, 70 72 तक इकट्ठा बता दो। 66 से लेके 66 से लेके 72 72 तक बताओ भाई। 71, 68 और 71, 68 71। चलिए देखो, मैंने कहा कि भाई हमारे पास में ठीक है जो भी ये कंपाउंड है इनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। इन 68 में क्या है, 68 60 72, चलो देख लेते हैं ना। मैंने कहा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड सो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलो थर्ड वाले में चेक करें तो कम से कम इसमें तो मिल ही जाएगा ना। 11Z है, इधर ब्रोमीन को 1 नंबर मिलेगा, और इधर भी ब्रोमीन को ये E है। थर्ड वाला अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ये सिन वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैंने कहा दोनों ये हमारे पास में इधर है और यहाँ पे दोनों जो है वो अपोजिट हैं। और इसमें हम देखेंगे तो हमारे पास में ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर है। अच्छा, सिन एसिटोल्डोक्साइम लोन पेयर और H लोन पेयर दोनों सेम साइड में है, सिन पढ़ सकते हैं, और दोनों अपोजिट में है, एंटी पढ़ सकते हैं। इसमें जो है इससे हम ठीक है HOH अपोजिट है तो एंटी पढ़ेंगे, यहाँ H सिन सिन पढ़ेंगे। कुछ याद करो, मैंने जो है वो सिन और एंटी GI वाले पोर्शन में पढ़ाया होगा, तो वहाँ मुझे जहाँ तक याद है मतलब मैंने कुछ ऐसा बताया है आपको, है ना, कि जैसे ये CH3 है, ये H है, ये लोन पेयर और ये OH है। मैंने बताया था कि H और OH के मतलब लोन पेयर पे देखते हैं, अगर H और लोन पेयर अपोजिट साइड में होते हैं तो उससे जो है वो सिन पढ़ा जाता है। नहीं यार
मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या आपको याद है इस बारे में कुछ? क्यों भाई, कुछ याद है 68 के बारे में कुछ जो है? ऐसा है, नोट्स में तो लिखा है, मुझे जहाँ तक याद है मैंने पढ़ा है इसके बारे में। पर मैं वो बोल रहा हूँ कि ओ एच और लोन पेयर सेम साइड में होते हैं तो सिन होता है, या ओ एच और ठीक है लोन पेयर अपोजिट होते हैं तो सिन होता है। एक बार एक काम करना 68 हमजा भाई, एक बार कॉपी में देखना है ना, एक बार चेक करना, अगर उससे समझ में आ जाए तो ठीक है, ना मुझे आप पर्सनल एक बार व्हाट्सअप कर देना, तो मैं एक बार देख के बता दूंगा, तो मुझे एग्जैक्ट जो है वो याद नहीं आ रहा जो, ठीक है ना। एक बार देख लें, नहीं हो तो फिर मुझे पूछना पर्सनली, मैं बता दूंगा उसे अलग से। 72 नंबर और बता देना, अपोजिट में है तो सिन होता है ना। अच्छा, अपोजिट में होते हैं एच और ओ एच, या ओ एच और नॉन पे, देख लो एक बार, मुझे अब कुछ याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 और बताना है मुझे, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर डाइस्टियोमर्स, तो वही आर एंड एस चेक करना होगा हमें, तो इसमें क्या करना है, वही कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। 71 वाला क्या है, 71 भी देख लो, कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वगैरह, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो आप याद करो फोर्थ वाला, ऐसा एग्जांपल मैंने आपको मतलब जो है क्लास में भी कराया होगा, कि भाई अगर मैं इसके राइट वाले फोर्सेस को मतलब ही नहीं रखूँ, तो मुझे तो मालूम है ना कि ये जी आई शो करेगा, एक बार सी एस थ्री, यहाँ एच भी तो होगा ना। तो यही कंडीशन थी कि भाई अगर हमारे पास में सेचुरेटेड रिंग है तो उसमें क्या होना चाहिए, ये दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए और ये दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये जी आई शो करेगा। एच और लोन पेयर, एच और लोन पेयर साथ होते हैं तो एंटी होता है, एच और लोन पेयर सेम साइड में होते हैं तो एंटी। हाँ मैंने कुछ ऐसा ही लिखा है ना, तो करेक्ट तो फिर सेकंड भी होगा, करेक्ट थर्ड भी होगा। चलो बढ़िया बात है ये तो। क्वेश्चन नंबर 68, एक्सरसाइज सेकंड का 68 का 4, तो वो ठीक है फिर जो है आप जो कह रहे हो कि मतलब ये है ना, एच और लोन पेयर सेम साइड में हो गए तो एंटी हो गया, ठीक है ना। और मैंने कहा अगर एच और लोन पेयर जो है वो अपोजिट होते हैं तो सिन होता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी सेम दे रखा है। और मैंने कहा फर्स्ट वाले में वही लोन पेयर सेम साइड में तो सिन कह देते हैं, और लोन पेयर अपोजिट साइड में तो एंटी कह देते हैं, तो वो तीनों कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमें सेम दे रखे हैं। हाँ ठीक है, कॉपी में देख लिया मैंने, आप भी एक बार चेक कर लेना उसको। हाँ भाई 72 में कहा है कि डाइस्ट्यूमर्स पहचानने, तो भाई मैंने कहा आर एंड एस चेक कर लेना है, आर और एस पे देख लेना है, अगर मान लो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जा रहा है एक का भी तो एस हो मतलब डाइस्ट्यूमर होंगे, नहीं होगा तो नहीं होंगे, मतलब एक बार चेक कर लो। 72 जो है, किसने पूछा है, मोहम्मद अली, अली भाई है ना, मैं मतलब आर एंड एस चेक कर लोगे, तो जैसे इसमें एक मैं बता दे रहा हूँ करके ना, जैसे ब्रोमीन को 1 नंबर मिलेगा, इस कार्बन को 2 नंबर मिलेगा, इसे 3 और इसे 4 मिलेगा, तो 1 से 2, 2 से 3 रोटेट करा दो, क्लॉकवाइज रोटेशन है, ऊपर वाला एस हो गया। इधर आप देखोगे ओ एच को 1 नंबर मिलेगा, है ना, इसे 2 नंबर मिलेगा, इसे 3 मिलेगा, 1 से 2, 2 से 3, आपके पास में रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो मैंने कहा उस केस में हमारे लिए क्या हो गया, आर हो गया। इसमें चेक करेंगे तो इसमें ऊपर वाला तो कॉन्फ्यूजन सेम ही रहेगा, नीचे वाला कॉन्फ्यूजन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो ये डाइस्टोमेरिक पेयर हो गए, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे देख लो, मतलब ये तो और आसान भी है, देखो इनमें एक एक को सेम रख रहा है, जैसे इसमें देखोगे दोनों सेम है, तो यहाँ तो कॉन्फ्यूजन सेम रहेगा, यहाँ ओ एच राइट में या ओ एच लेफ्ट में तो कॉन्फ्यूजन बदल भी, ये भी बदलना है, तो ये डाइस्टोमेरिक पेयर हो गए, ये तो और बढ़िया हो गया हमारे लिए, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें चेक कर लेना, तो ये सभी क्या होंगे, डाइस्टोमेरिक पेयर, ठीक है। क्यों भाई, चलिए तो सेकंड एक्सरसाइज तक आज हमने कंप्लीट कर लिया है, आपको मतलब मैं और थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ, तो थर्ड वाली एक्सरसाइज भी फिर हम देख लेंगे नेक्स्ट टर्न पे, इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे और बाकी जो भी चीज़ें हैं उनको भी देख लेंगे, ठीक है भाई। चलिए तो अब आप जा सकते हैं, बाकी कल कोई क्लास है नहीं है ना। कल हाँ शाम में क्लास रहेगी, सुबह नहीं है कोई क्लास, लेकिन शाम में जीओसी की क्लास रहेगी, तो शाम के लिए रेडी रहना है, तो जीओसी वाला क्लास अटेंड कर लेंगे, ठीक है भाई। ओके चलिए फिर, जाइए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।